तो नए चैप्टर का नाम है प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। तो इसमें आप डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स को अंडरलाइन कर लेना। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको अलग अलग प्रकार के मार्केट फॉर्म्स पढ़ाए जाएंगे। तो वो 4 प्रकार के मार्केट फॉर्म्स हैं बेसिकली। पहला मार्केट फॉर्म है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मार्केट फॉर्म है मोनोपोली, तीसरा मार्केट फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा मार्केट फॉर्म है ओलिगोपोली। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पढ़ने के हिसाब से 4 मार्केट फॉर्म्स होंगे। और थोड़ा सा ज्ञान हेतु एक छोटा सा डायग्राम बना लो आप। उस छोटे से डायग्राम में आप ऐसे समझने के लिए बना सकते हो कि मान लेते हैं कि ये एक हमने लाइन खींची, तो इसमें जो बिल्कुल एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म है, एक एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म को आप परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हो, और जो दूसरा एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म है तो उस दूसरे एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म को आप मोनोपोली कह सकते हो, मोनोपोली। तो 2 एक्सट्रीम्स बन गए मार्केट फॉर्म में, एक हो गया परफेक्ट कंपटीशन, एक एक्सट्रीम हो गया मोनोपोली। तो मतलब ये दोनों आप कह सकते हो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म है। ये देखो तो अब ये जो 2 एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म्स बेसिकली हम बना रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ना, तो ये थोड़े थोड़े से क्या है, ये हाइपोथेटिकल से हैं, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम हो गए। जैसे मतलब ऐसा मान लो कि हम कह रहे हैं एक बच्चा 24 घंटे पढ़ रहा है, तो ये एक हाइपोथेटिकल बात हो गई, बिल्कुल एक्सट्रीम बात हो गई, है ना। तो ऐसे ये दोनों केसेस जो हैं थोड़े से हाइपोथेटिकल से लगते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते तो हैं हम। अब एक जो मार्केट फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक, तो वो थोड़ा सा आप परफेक्ट कंपटीशन के नजदीक बना लो। इसका मतलब है कि इसके कुछ कुछ लक्षण परफेक्ट कंपटीशन से मिलते जुलते होंगे। तो ये थोड़ा सा परफेक्ट कंपटीशन की संगत में रहता है, उसका दोस्त है, तो उसमें उसके लक्षण आ जाएंगे। और ओलिगोपोली को आप थोड़ा सा मोनोपोली के नजदीक बना लो, तो ये मोनोपोली का थोड़ा सा दोस्त है, तो उसमें उसके लक्षण आ जाएंगे। तो मतलब जब आप मार्केट फॉर्म्स पढ़ोगे 4 प्रकार के, तो आपको पता लगेगा कि 2 एक्सट्रीम मार्केट फॉर्म्स हैं जिनको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस से पढ़ते हैं, और 2 उन्हीं के मित्र हैं जिनमें दोनों के थोड़े थोड़े लक्षण आपको मैच होते हुए मिलेंगे। तो जब हम मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फीचर्स परफेक्ट वाले होंगे, जब हम ओलिगोपोली पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फीचर्स मोनोपोली वाले लगेंगे, है ना। तो वो इस तरह का मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया। तो क्या हमें 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ना है, तो आप एक मेन हेडिंग डाल सकते हो, नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट। तो ये हो गई आपकी मेन हेडिंग परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके बारे में सारी चर्चा इसके नीचे करेंगे, खूब सारी। चलो, तो इसमें लिखो ब्रैकेट में एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कॉमा स्टॉक्स, ब्रैकेट में लिख लो बॉन्ड्स, मेटल्स एटसेट्रा। तो परफेक्ट कंपटीशन के मतलब कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या जो शेयर बाजार होता है जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड या फिर मेटल्स एटसेट्रा। तो जो हम फीचर्स लिखेंगे या जो हम स्टडी करेंगे तो वो आपको थोड़ा थोड़ा इन एग्जाम्पलों से मैच होता हुआ लग सकता है। तो ये प्रोडक्ट्स या ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में आ सकते हैं। तो इसमें अब आप लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इसके नीचे आप 3 लाइन छोड़ लेना। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, इसके नीचे भी आप 3 लाइन छोड़ लेना। और नंबर 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, इसके नीचे भी आप 3 लाइन छोड़ देना। और 3 लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको स्टार डाल के लिखना है, फर्स्ट 3 फीचर्स आर कंसिडर्ड एज प्योर कंपटीशन, फर्स्ट 3 फीचर्स आर कंसिडर्ड एज प्योर कंपटीशन। इस पे आप बादल बना सकते हो। तो पहले ही हम फर्स्ट 3 फीचर्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये जो पहले 3 फीचर्स होते हैं, खाली इन पहले 3 फीचर्स को हम प्योर कंपटीशन कह सकते हैं। तो ये एक कंपटीशन की सबसे तगड़ी पहचान है। अभी आपको बताऊंगा कि इसे क्यों प्योर कंपटीशन कह रहे हैं, क्योंकि इससे भयंकर कंपटीशन हो नहीं सकता। अगर आपको कोई इस तरह का बाजार दिख रहा है तो आपको इमेजिन करना है एक बाजार, इस बाजार में बहुत सारे ग्राहक हैं और बहुत सारे बेचने वाले दुकानदार भी हैं, सेलर्स भी हैं। तो यहाँ पे मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो इसका डैश डाल के जो मेन इंपैक्ट है वो हमें लिखना है। तो डैश डाल के लिखना, इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअल बायर एंड इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द, बताओ क्या, हाँ, प्राइस। एक प्रकार से मार्केट मतलब प्राइस एक तरह से। तो मान लो एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, सब्जी मंडी समझ लो, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वाली। तो अब आप कह रहे हो कि आज मैं सब्जी खरीदने नहीं जाऊंगा, तो आपके सब्जी खरीदने ना जाने से कोई फर्क पड़ेगा बाजार पे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी। या एक दुकानदार कह रहा है मैं आज सब्जी बेचने नहीं जाऊंगा, तो उस अकेले के ना बेचने से कोई फर्क पड़ेगा बाजार पे? नहीं पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा बाजार होता है, यहाँ पे इतने सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं कि एक आदमी से कोई भी प्रभाव प्राइस पर नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया पहला पॉइंट, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर।
दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब सेम, सिमिलर, वेरी गुड। तो आप लिख लो सिमिलर। तो इसको ब्लॉक बनाना है और अपनी नलायकी के इस प्रदर्शन को काटना है। सिमिलर को कहते हैं, सिमिलर का मतलब, हाँ पहले मैं आ जाओ, फिर आ जाओ यहाँ। तो सिमिलर को कहते हैं कि भाई जो होते हैं हीट्रोजीनियस, यानी कि जैसे एक कोका कोला की बोतल और एक पेप्सी की बोतल, इन्हें सिमिलर कहा जाता है कि भाई बिल्कुल सिमिलर से आप कोका कोला पी लो, पेप्सी पी लो, सिमिलर से हो गए। लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब सिमिलर नहीं होता। तो अच्छा वो आपने वर्ड बोला कि गलत हो गया। इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। तो जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो वो जो आपको सामने स्मार्ट सा हीरो जैसा आदमी नजर आता है, तो वो बेसिकली मतलब आइडेंटिकल बात बन गई, है ना। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि भाई जैसे एक आदमी आलू बेच रहा है तो दूसरे आदमी का आलू बिल्कुल सेम है या बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो आप लिख लो आइडेंटिकल गुड्स। दैट इज, ये भी कीवर्ड्स हैं वैसे, तो इसे भी हाईलाइट कर देता हूं। दैट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो आपको क्यों आइडेंटिकल को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं? तो मान लो एक आदमी आलू बेच रहा है और दूसरे आदमी का भी आलू बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अब अगर मैं एज ए ग्राहक इससे आलू खरीदूं चाहे इससे आलू खरीदूं, मेरे लिए कोई फर्क है? बिल्कुल भी फर्क नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्योंकि बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। कोका कोला और पेप्सी में फिर भी थोड़ा सा अंतर है। मैं हो सकता है बोलूं मैं कोका कोला पीऊंगा, पेप्सी नहीं पीऊंगा। लेकिन अगर आलू की मैं बात करूं और दोनों जने एक जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल आलू बेच रहे हैं, तो इन दोनों आलूओं को मैं क्या बोल सकता हूं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर जो ये गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, अब इससे क्या होगा सर? अब आपका आलू और इनका आलू, दोनों का आलू सेम, तो ये 10 रुपए का बेच रहा है, तो क्या आप 11 का बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि फिर तो कोई भी क्यों खरीदेगा उससे। जब दोनों का आलू बिल्कुल आइडेंटिकल है तो फिर आप यहां पर प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। ये इसमें मार्केट की खूबसूरती होती है। इसीलिए इस होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से हम कह सकते हैं, डैश डाल के लिख लो, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो कोई भी दुकानदार जो है प्राइस बढ़ा घटा नहीं सकता, क्योंकि सारे जने आलू एक जैसा बेच रहे हैं। तो जब सबके आलू एक जैसे ही बिक रहे होंगे तो कोई भी दुकानदार ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा आलू जो है वो फैट फ्री है तो मैं तो ज्यादा का बेच दूंगा, या मेरे आलू जो है वो ज्यादा अच्छा है या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है मैं महंगे का बेच दूंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबके आलू क्या है? आइडेंटिकल, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो ये इस मार्केट में खूबसूरती होती है। तो देख रहे हो कंपटीशन का स्तर, मतलब इतना कंपटीशन है भयंकर कि आप अपने आलू को 1 रुपए भी दाम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 1 रुपए दाम बढ़ाया तो सारे लोग दूसरों से खरीद लेंगे। और तीसरा है जी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो ये बड़ा एक सिंपल पॉइंट है वैसे तो। फ्री एंट्री का मतलब है कि अगर अब आपको मन कर रहा है कि सर हम भी आलू बेचेंगे, हम भी इस मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तो इस मार्केट में कोई रोक टोक नहीं है। आप भी कल से अपना आलू बेचने का ठेला लगा सकते हैं और फ्रीली इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं। हाँ, और एग्जिट ऑफ फर्म्स, इसी तरह अगर आपका आलू का व्यापार ना चला वहां पे तो आप वहां से छोड़ के भी आ सकते हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं आपसे साइन करवा लेगा कि भाई नहीं 1 साल तो आलू बेचने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इस मार्केट में कोई भी फ्रीली आ सकता है, कोई भी फ्रीली जा सकता है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। तो इससे बस आप एक डैश डाल के लिख लो। इसका इंप्लीकेशन ये होता है कि फर्म्स विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। तो फर्म्स जो है वो सभी फर्म्स नॉर्मल मुनाफे कमाते हैं। तो ये मार्केट इस तरह का मार्केट होता है कि यहाँ पे सारी फर्म्स नॉर्मल मुनाफा कमाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक फर्म तो बहुत पैसे कमा रही है कि भाई ये आलू बेच के ये तो बहुत पैसे कमा रहे, बाकी नहीं कमा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब सबके आलू एक जैसे आइडेंटिकल है तो ये भी उतने रुपए कमा पाएगा, वो भी उतने रुपए कमा पाएगा, तो सब जने नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा लेगा, कोई कम कमा पाएगा। तो इन 3 फीचरों को हम कहते हैं प्योर कॉम्पिटिशन। लेकिन परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और भी फीचर्स होते हैं। तो नंबर 4, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। परफेक्ट knowledge of market. Number 5, free mobility of factors of production. Number 6, no transportation या oblique selling cost is involved. तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की, मतलब बायर और सेलर दोनों को नॉलेज होती है। तो अगर सेलर बोले कि भाई आलू जो है मैं 1000 रुपए का दूंगा, तो आप कहोगे भैया बेवकूफ किसी और को बनाना, हमें सब पता है, तो है ना। तो आप कहोगे कि हमें नॉलेज है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि क्योंकि इतना बड़ा, मतलब इसमें इतने सारे बायर्स और इतने सारे सेलर्स होते हैं कि इसमें कोई चीज छुपी भी नहीं होती, तो इसमें हर सेलर को और हर बायर को पूरी नॉलेज होती है। ट्रांसपेरेंसी कह सकते हो कि होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेलर आपको बेवकूफ बना सकते हैं। दूसरे मार्केट में सेलर आपको बेवकूफ बनाएंगे, अभी जब हम पढ़ेंगे ना, अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको टूथपेस्ट बेचते हैं तो उसमें आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको साबुन बेचते हैं कि गोरे हो जाओगे, तो आपको बेवकूफ बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो है वो मान लो 1 रुपए की बनती है और आपको 20 रुपए की बेचते हैं, तो उसमें आपको बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसमें नॉलेज होती है मार्केट की, बायर्स और सेलर्स दोनों के पास। इसी तरह फ्री मोबिलिटी, या फ्री मोबिलिटी को हम परफेक्ट मोबिलिटी भी कह देते हैं, ऊपर चाहे आप लिख सकते हो, ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस मार्केट में जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे लेबर, मजदूर। तो अब आपने आलू बेचने का ठेला लगाया, तो अब आपने एक मजदूर को रखा अपने पास कि भाई सुबह आके मैं ठेला लगाऊंगा, तो उस पर पानी फेंक दियो आलू पे। तो अब उसने आपका काम करा, 2 दिन आपको काम करने के बाद उसने कहा कि मैं आपकी नौकरी छोड़ के मैं दूसरे ठेले वाले के पास जा रहा हूं, तो आप उसको रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे फ्री मोबिलिटी है, वो छोड़ के जाना चाहे चला जाए, उसको जहां पैसे ज्यादा मिलेंगे, जहां अच्छा लगेगा वो चला जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं होती।
और एक फीचर और होता है इसमें अटैच्ड, नो ट्रांसपोर्टेशन या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट। तो पहले सेलिंग कॉस्ट समझा देता हूं। सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट इस तरह के बाजार में कम होती है ना। तो जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही ले लो, आप आलू बेच रहे हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं होता कि कोई ठेले वाले का आपने आलू का विज्ञापन देखा हो टीवी में कि आज शाम आइए मेरे आलू खरीदने, है ना। तो हो सकता है और कुछ सालों बाद ये शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल हम मान के चलते हैं कि इस कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं होती। और इसी तरह इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होती। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है कि जैसे अगर आपको शेयर खरीदना है, मेटल खरीदना है, तो इसमें दुकानदार जो है, जैसे आपको अगर टीवी खरीदना है तो हो सकता है टीवी खरीदने में दुकानदार आपसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ले कि मैं टीवी आपके घर पहुंचा रहा हूं। लेकिन इन बाजारों में आमतौर पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि आप इन बाजारों में इतने सारे बायर्स होते हैं। तो आप दुकानदार को अगर कहोगे कि भाई ये सामान मेरे को दे दो, तो वो अगर ये कह दे कि मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे लूंगा ट्रांसपोर्टेशन के भी, तो आप कहोगे छोड़ो मैं दूसरे से ले लेता हूं। तो यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, तो कोई भी बायर या सेलर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करता। तो ये भी इसका एक फीचर माना जाता है। हालांकि प्रैक्टिकली सोचो तो ये हो सकता है कि ये बातें लगे कि एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सालों में हो सकता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट भी नजर आना शुरू हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी ये फीचर इसमें अटैच होता है परफेक्ट कंपटीशन में, कि इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई ट्रांसपोर्टेशन खर्चे इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये 6 फीचर्स तो हो गए जो परफेक्ट कंपटीशन से मतलब आप बेसिक फीचर कह सकते हो। और जो नंबर 7 फीचर है वो इसको सबसे जुदा बना देता है बाकियों से। नंबर 7 का नाम है फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म इज प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर पर आप बादल बना लो। तो फर्म इज प्राइस टेकर का मतलब है कि एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है फर्म या फर्म्स कह लो। तो वैसे आपको इंडस्ट्री और फर्म्स में अंतर पता है क्या? हाँ सही। तो फर्म्स के समूह को इंडस्ट्री कहते हैं। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब अलग अलग फर्म्स हैं, लेकिन इन सारे फर्म्स के समूह को हम कहते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री। या जैसे मारुति, होंडा, है ना, तो ये हो गई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो होती है वो फर्म्स के समूह को बोल देते हैं। तो इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस बनाती है। और इंडस्ट्री में प्राइस कैसे बनता है? आपका पुराना चैप्टर, यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाते हैं, इंटरसेक्ट हो जाते हैं। तो इंडस्ट्री को बोला जाता है प्राइस मेकर। तो ये आप बना लो। तो इंडस्ट्री प्राइस बनाती है। तो इंडस्ट्री ने मान लेते हैं प्राइस बना दिया से 10 रुपी फॉर एग्जाम्पल, ऐसी उदाहरण लिख रहे हैं। तो इंडस्ट्री जब प्राइस बना देती है उसके बाद जो फर्म्स हैं उनके लिए प्राइस पीछे से इंडस्ट्री से डिसाइड होकर ऑलरेडी आ जाता है। तो फर्म्स का जो प्राइस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज खुद नहीं कर सकते। तो फर्म्स का प्राइस डिमांड सप्लाई से नहीं पता चलता, फर्म को प्राइस पीछे से पता चलता है और उनको वो प्राइस फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए फर्म्स को बोलते हैं प्राइस टेकर, क्योंकि ये सारा प्राइस जो है वो ले रहे हैं। तो इसीलिए फर्म्स को कहते हैं प्राइस टेकर। और ये फीचर सिर्फ इसी कंपटीशन में होता है, ये और किसी भी कंपटीशन में फीचर नहीं होता। तो यहाँ पर फर्म्स के पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है कि वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करें। तो आप आलू कितने का बेचते हो? 10 रुपए का। तो आप उस दाम को ना तो बढ़ा सकते ना घटा सकते, आपके पास शक्तियां नहीं है। तो वो 10 रुपए का भाव जो है वो पीछे इंडस्ट्री से बन के आएगा और आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये इस फीचर को बोलते हैं कि फर्म इज प्राइस टेकर। तो क्लियर होगी सारी यहाँ तक की कहानी मैंने। चलो उसके बाद है जी 7 तो फीचर्स हो गए। फिर 2-3 सितारे लिखने हैं। पहला सितारा, परफेक्ट मार्केट इज ऑल्सो। तो परफेक्ट मार्केट को उसकी मम्मी घर में प्यार से क्या बुलाती हैं? आइडियल मार्केट। कहती है ना मम्मी कि मेरा बेटा लाखों में एक है। तो आइडियल मार्केट मतलब बिल्कुल आइडियल मार्केट है ये, ऐसा इसकी मम्मी कहती हैं घर में। परफेक्ट मार्केट इज आइडियल मार्केट। और इसके ट्यूशन के दोस्त क्या बुलाते हैं इसे? तो जो आपको बुलाते हैं, है ना, तो वो पब्लिकली बोल नहीं सकते, तो इसीलिए लिख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट को हम कॉम्पिटिटिव मार्केट भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। तो इसका मतलब मूल फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट। चलो अगला सितारा। तो भाई एक छोटा गोला बनाते हैं। प्योर कंपटीशन का मतलब क्या है? जिसमें 3 फीचर्स हैं। और एक बड़ा गोला बनाते हैं। बड़े गोले का मतलब मान लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो 6-7 फीचर्स हैं ना अलग अलग। प्योर कंपटीशन में कितने फीचर्स हैं? बस 3। और परफेक्ट कंपटीशन में कितने फीचर्स हैं कि भाई वो 3 तो है ही हैं, साथ ही साथ 4, 5, 6, 7 और भी हैं, है ना। तो अब आप दोबारा से बताओ सोच के कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स हैं मतलब कि वो प्योर तो होंगे ही, तो मतलब क्या ये बात सही है ना? होंगे, क्योंकि जितने भी परफेक्ट होंगे इसका मतलब उनमें 3 तो है ही हैं और 4, 5, 6, 7 भी हैं। तो मतलब परफेक्ट तो एक वाइडर टर्म है ना, तो वो अपने अंदर छोटे को तो समा के ऑलरेडी रख रही है। लेकिन मान लो कोई खाली 3 फीचर लेके बैठा हुआ है, कोई मार्केट ऐसा है जिसमें खाली 3 ही फीचर्स हैं, यानी कि कोई प्योर कंपटीशन है, तो क्या सारे प्योर कंपटीशन को हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट कंपटीशन होगा? नहीं कहीं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन बनने के लिए आपको 7 फीचर्स का होना जरूरी है। प्योर होने के लिए तो बस 3 चाहिए। तो जिसके 7 नंबर आए हैं इसका मतलब वो 3 तो ला ही चुका ना।
तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो तो प्योर है ही है, लेकिन प्योर जो है वो जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो, क्योंकि प्योर तो खाली 3 से बन जाता है। परफेक्ट बनने के लिए आपको कितना चाहिए? 7। तो ये मतलब छोटा सा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ऑल परफेक्ट कंपटीशन आर प्योर तो कह देंगे हाँ, और प्योर कंपटीशन आर परफेक्ट तो कह देंगे ना। ठीक है, क्योंकि वो वाइडर है, वो नैरो है। चलो इसके बाद जी अगला सितारा, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू डिमांड कर्व। तो ये बादल बना लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस किसके बराबर होगा? AR के, और AR भी किसके बराबर होगा? MR के। और हालांकि ये तो चौथा तो आपने टैटू बना ही रखा है कि AR कर्व इज ऑल्सो डिमांड कर्व। तो अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो यहां पर आपने एक चित्र बनाया था फर्म का, और उस पर प्राइस लिख रखा था, वो वाला उधर वाला है ना, प्राइस। तो बेसिकली यही फर्म का AR कर्व भी है, यही फर्म का MR कर्व भी है, और यही फर्म का डिमांड कर्व भी है। तो अब आप उस डायग्राम पर लिख सकते हो कि अब आपको पता चल गई बात। तो जो फर्म का प्राइस होता है वही फर्म का AR कर्व होता है, MR कर्व होता है या डिमांड कर्व होता है। ठीक है, तो अब इसकी शेप बताओ भाई, इसकी शेप पर टिप्पणी करें। क्या है शेप? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्योंकि आप बहुत होशियार हो तो आप बताओगे कि अगर डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो इससे आपका बन गया एक सुपर डुपर हॉट एमसीक्यू क्वेश्चन कि परफेक्ट कंपटीशन में ईडी इज इनफिनिट। ठीक है, और इसकी अंग्रेजी भी बता दो चलो लगे हाथ। इनफिनाइट की परफेक्टली इलास्टिक। तो ये भी कई बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे माथे पर टैटू बनवा के घूमते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक ईडी। तो परफेक्ट कंपटीशन में ईडी क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो उसका लॉजिक समझ आ गया कि क्या होता है, क्योंकि उनका डिमांड कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बन गया ओके। तो ये हो गया सितारा। उसके बाद ये अगला सितारा, इक्विलिब्रियम। तो असली खेल तो ये है ना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का ब्रैकेट में लिख लो, इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मतलब दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। कि प्रोड्यूसर को यानी दुकानदार को कितने डब्बे बेचने चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अगर आपने गौर कराओ, वैसे तो नहीं करा होगा, आपके चैप्टर का वैसे मेन नाम ये है। तो एक बार दिखाओ सर। तो आपके चैप्टर का वैसे जो मेन नाम है वो ये है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, कि भाई कितना आपको आउटपुट बेचना है या क्या प्राइस रखना है। तो प्राइस तो चलो आपके कंट्रोल में नहीं है इसमें, है ना, वो तो पीछे इंडस्ट्री बना के दे रही है, लेकिन आप कितने आलू बेचोगे? बताओ कितने आलू बेचोगे आप? बताओ कितने आलू बेचोगे? अब बोलो, आओ यहाँ। तो आपको उतने आलू बेचने जिससे आपका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम। लेकिन वो आपको कैसे पता कि प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होगा? तो मैं तो अब बताऊंगा आपको। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको कितने आलू बेचने हैं। उसकी दो कंडीशंस हैं, लिखो। नंबर 1, MC इज इक्वल टू MR। इसको तो रट लेना बिल्कुल, ये तो मतलब मैं बता भी नहीं सकता, 5 लाख करोड़ बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो बस प्रॉफिट मैक्सिमम अगर ये वर्ड आपने देख लिए तो इस कंडीशन के ऑप्शन को आंख मीच के टिक लगा देना और पूरे क्लासरूम में बाकी को भी बता देना कि भाई ये है इसका आंसर। तो प्रॉफिट मैक्सिमम की एक ही कंडीशन है यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में, क्या? MC इज इक्वल टू MR, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। बाकी सेकंड लिख लेते हैं, उसकी मतलब रेलेवेंस वैसे तो है लेकिन आपके लिए नहीं है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि MC शुड हैव पॉजिटिव स्लोप, दैट इज MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, और ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, आफ्टर इंटरसेक्शन MC इज ग्रेटर देन MR। तो ये बस मतलब वैसे रेलिवेंट है, अगर आप क्लास 11th में होते तो मैं आधा घंटा इसमें लगाता आपके साथ, क्योंकि वहां पर तो सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो आपके लिए लेकिन ये इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये इसका महत्व डायग्राम पर होता है और डायग्राम आपके लिए बेकार है एमसीक्यू पेपर में। तो आपके लिए मेन कंडीशन जो है वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग MC इज इक्वल टू MR, है ना। लेकिन फिर भी एक बार चित्र बना लेते हैं अपने, बस थोड़ा सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई क्या कहना चाहता है ये। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो। तो MR बताओ कर्व कैसा होता है? MR पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, आपने अभी भी लिखा, देखो 2 कदम ऊपर। तो परफेक्ट कंपटीशन में AR, प्राइस, MR सब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। तो आप एक पैरेलल कर्व बना सकते हो और इसको नाम दे दो MR। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? यू शेप, वो हमने कॉस्ट में पढ़ा था ना, यू शेप। तो वो आप एक नॉर्मल यू शेप कर्व बना लो। तो अब इसमें आप देखो, पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन वो 2 पॉइंट्स पर सेटिस्फाई हो रही है। एक मान लेते हैं आउटपुट लेवल A और एक मान लेते हैं आउटपुट लेवल B। तो अगर आप आउटपुट लेवल A बनाओगे तो भी MC और MR बराबर है, और अगर आप आउटपुट लेवल B बनाओगे तो भी MC और MR बराबर है। तो अब आपको आलू A लेवल वाले बेचने हैं कि B लेवल वाले बेचने हैं? तो ये आपको कैसे पता?
नहीं, प्राइस तो देखो कांस्टेंट है, वो कह रहा है प्राइस की, प्राइस तो 10 रुपए ही है भाई, वो तो कांस्टेंट है। हाँ चलो ठीक है, तो अब सेकंड पढ़ लो, तो अब सेकंड पढ़ लेते हैं और उसको हाईलाइट कर लेता हूं मुद्दे की बात को। एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। तो अब आपको एमसी के कर्व को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, तो मैं ऑब्जर्वेशन सही हो इसीलिए छोटे छोटे एरो बना रहा हूं, आप मेरे एरो को फॉलो करना। जब हमने एमसी का कर्व बनाया था तो ये ऊपर से शुरू हुआ और एमआर को कट करते करते नीचे भागा। तो इस पॉइंट पर उसने एमआर को बिलो से कट करा है कि अबव से कट करा है? अबव से कट करा है ना। तो इस पॉइंट पर एक तरह से सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि एमसी ने एमआर को कहां से कट करा है? ऊपर से। लेकिन अब अगर आप एमसी को आगे ले चलो, ये जा रहा है एमसी, ये जा रहा है एमसी, ये जा रहा है एमसी, और ये ऊपर भाग गया, तो इस पॉइंट पर उसने एमआर को कहां से कट करा है? बिलो से, नीचे से करा है, दिख गया डायग्राम पर। तो इस पॉइंट पर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। समझ आ गया पॉइंट? तो अच्छा हो गया, चलो आपको 11वीं का बच्चे बना दिया हमने, तो बस 11वीं के बच्चे को ये भी समझा देते हैं सेकंड कंडीशन। तो हालांकि आपसे इसका एमसीक्यू नहीं बन पाएगा कोई सवाल में, लेकिन आपको फिर भी अब पता चल गया, तो ए या बी में से कौन सा सही आंसर हो गया? बी। तो आप बस ये मार्क कर लो। तो बेसिकली बी वाले आउटपुट लेवल को हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, डायग्राम के हिसाब से। बाकी आपको तो कंडीशन याद रखनी है, एमसी इज इक्वल टू एमआर। तो आप बी लेवल वाले आलू बेचोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, बी से कम बेचोगे तो मैक्सिमम नहीं है, बी से ज्यादा बेचोगे तो मैक्सिमम नहीं है, ए बेचोगे तब भी मैक्सिमम नहीं है, मतलब कोई और आलू बेच लो कितने लेवल के तो मैक्सिमम नहीं होगा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा? बी लेवल पर होगा। ठीक है, उसके बाद जी अगला सितारा, अगले सितारे का नाम है सप्लाई कर्व, ब्रैकेट में लिख लो परफेक्ट कंपटीशन, सप्लाई कर्व। अब आपका सप्लाई कर्व कैसा होगा? तो सर हमारा सप्लाई कर्व, तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम पर आपको बनाना है, चलो तो मैं पहले हिंट दूंगा फिर आप बताना है कौन सा कर्व है। जस्ट डू इट, एबीसी, वेरी गुड। तो चौहान साहब ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा एबीसी। ठीक है, तो आपको सिखाया था ना जस्ट डू इट, वो नाइकी वाला ये होता है एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो दूसरा हम बनाएंगे, बताओ उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा उसकी शेप बता दो, चलो यू शेप होती है, तो मैं यू शेप यहां ऐसे बना दूं, एबीसी के साइड से बनेगा, तो ऐसे बना दूं, क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो एबीसी को बिलो से, मिनिमम पॉइंट से कट करते हैं, तो ये बनाओ। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट में पढ़ा था जब आप सो रहे थे क्लास में। ठीक है, चेक कर सकते हो, कॉस्ट में मिल जाएगा, सेम डायग्राम है, उसमें लिखा भी है साइड के बादल में कि एमसी कट्स एबीसी एंड एसी फ्रॉम देयर मिनिमम। तो मार्जिनल कॉस्ट एबीसी को हमेशा कहां से कट करता है? मिनिमम से कट करता है। तो ये बात तो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है ना, तो आपको याद होनी चाहिए बात। तो एमसी कहां से कट करता है एबीसी को? मिनिमम से, बस इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो बस अब आप हाईलाइट कर लो, और वैसे भी आपको तो डायग्राम बनाने की एक्सप्लेनेशन तो वो पूछेगा नहीं, तो ये जो मैं जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना एमसी हाईलाइट कर लो, जितना मैंने हाईलाइट करा, तो जितना मैंने हाईलाइट करा, तो इसमें लिख लो द राइजिंग पोर्शन ब्रैकेट में आफ्टर इंटरसेक्शन ब्रैकेट क्लोज ऑफ एमसी इज। तो इंटरसेक्शन के बाद जो राइजिंग पोर्शन है, मतलब जो हमने एमसी को येलो कलर कर दिया, तो उस राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी को क्या कहते हैं? सप्लाई कर्व। बस, तो आपका एमसीक्यू तो ये पूछेगा आपसे, तो आपको तो ना डायग्राम बनाना, ना आपको एक्सप्लेनेशन बतानी कि क्यों है ऐसा डायग्राम का, बस वो तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि वो जो येलो कलर का एमसी कर्व है वो आपके लिए एक प्रकार से सप्लाई कर्व है। तो अगर मैं खाली उसको अलग कर दूं, मान लो उतने एमसी वाले को अलग कर दूं, आप मत बनाना चाहें, खाली इसको मैं येलो पोर्शन के एमसी कर्व को अलग बना दूं, तो वो कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, है ना। तो सप्लाई कर्व आपको ये तो याद ही होगा ना, अपवर्ड स्लोपिंग रहता है वो, तो वो बेसिकली राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व जो है वो सप्लाई कर्व होता है। इसके बाद जी अगला सितारा, अगले सितारे में लिखना है प्रॉफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, मतलब कॉम्पिटिटिव फर्म मतलब परफेक्ट कंपटीशन, वही कॉम्पिटिटिव फर्म का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन। इस पर ना आप स्टार लगा लो, हाँ, क्योंकि मेरे को इससे एक बहुत ही बढ़िया बात याद आई कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में और पीछे के एमसीक्यू में भी ना उसने ऐसे लिख रखा है कॉम्पिटिटिव फर्म, कॉम्पिटिटिव फर्म, कॉम्पिटिटिव फर्म, तो वो पढ़ते समय बच्चे को नहीं पता चलता कि ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, क्योंकि तब हम इतना खो चुके होते हैं इतने सारे सवालों में। तो ये क्वेश्चन की एक सबसे बड़ी ट्रिक होती है, वो कभी भी परफेक्ट कंपटीशन को उसके नाम से देगा ही नहीं, बच्चे को परेशान करने के लिए वो उसका ट्यूशन का नाम दे देगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फर्म आमतौर पे कॉम्पिटिटिव नहीं पढ़ता बच्चा या नहीं पता होता, तो कॉम्पिटिटिव फर्म आते ही समझ जाओ कि कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आईसीआई का एक ट्रेडिशनल तरीका है बच्चों को परेशान करने का। वो कभी भी ये नहीं लिखता अपने सेंटेंस में कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये, वो ऐसे लिख देगा कि कॉम्पिटिटिव फर्म की ईडी बताओ कितनी है, तो बताओ कितनी है? इन्फिनिटी। तो ये तो आपको भी पता है क्योंकि मैंने अभी सिखा दिया। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव फर्म ये होगा। चलो तो प्रॉफिट पर चर्चा करते हैं। तो प्रॉफिट में आपको 3 एरो बना लें। तो कॉम्पिटिटिव फर्म के जो प्रॉफिट है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले को बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आपके सीए फाउंडेशन में 400 नंबर आ गए।
उसके बाद दूसरे को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आपके सीए फाउंडेशन में 200 नंबर आ गए, और भगवान ना करे तीसरा लॉसेस। ठीक है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, तो है ना। तो प्रॉफिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म भी बेसिकली 3 प्रकार का होगा। तो एक को नाम दे दिया एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल तो मतलब ये कि भाई फर्म जो बिल्कुल बेशुमार पैसे कमा रही है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, इसको सुपर नॉर्मल भी कह देते हैं। चलो वो भी लिख लो ब्रैकेट में, एबनॉर्मल को सुपर नॉर्मल भी कह देते हैं। तो मतलब ये हो गई बहुत ज्यादा। अच्छा, नॉर्मल मतलब नॉर्मल साधारण, और लॉस मतलब नुकसान। ठीक है, तो बस हमें कंडीशन याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। इसके लंबे चौड़े डायग्राम्स दे रखे हैं किताब में, वो सब इग्नोर कर देना। वो सब आपको नहीं करना कि वो डायग्राम है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, किस रेक्टेंगल पे क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, हमें उन सब चक्कर में नहीं पड़ना। हमें कंडीशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में हमसे कंडीशन पूछता है। तो आपको बहुत सिंपल एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन याद रखनी है कि AR, यानी कि AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, और इसका दूसरा नाम MR नहीं, AR का हर जगह प्राइस। तो एक तरह से ये हो गया दाम, कि आप कितने का बेच रहे हो, है ना। तो अगर आपका जो बेचने का दाम है, प्राइस है या AR है, वो AC से ज्यादा है, AC से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। बस, तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप बाकी दो भी बता सकते हो। हाँ, नॉर्मल मतलब AR इज इक्वल टू AC। लो जी, अब एक बच्चा नशे की अवस्था में कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है क्या। भाई ये बातें जो है, इसमें मुझे अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि या तो मैं कुछ गलत कर रहा है। चलो अभी पहले AR इज इक्वल टू AC और लॉसेज AR लेस देन AC। तो देखो, आपको सोचना नहीं है, गड़बड़ तब होती है जब आप सोचते हो ज्यादा। मैंने यहां इस टॉपिक में इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा ही नहीं, तो आप क्यों सोच रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम भी हो, आपने बुद्धि लगा रहे हो। जहां जो होगा मैं खुद बताऊं, वो मेरा फर्ज है। अगर मान लो ये इसका घर का नाम इक्विलिब्रियम होता तो वो मेरा फर्ज है, मैं बताऊंगा। इक्विलिब्रियम जहां था वो मैंने बता दिया। इक्विलिब्रियम में एक चीज रटनी है आपको, बस क्या, MC इक्वल टू। अच्छा, अब आप बुद्धि लगाओ कि सर क्या ये नॉर्मल प्रॉफिट है, तो फिर बात गलत होगी। आपको बुद्धि नहीं लगानी है, मतलब बुद्धि नहीं लगाने का मतलब है ये अपने आप वाली बुद्धि नहीं लगानी। होगा तो मेरा काम है, मैं खुद बताऊंगा कि इसको लिख लो ये नॉर्मल भी है, या इसको लिख लो ये भी है। ये कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है। हाँ, इक्विलिब्रियम को दूसरा अगर कुछ वो बोलेगा तो क्या बोलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट बोले, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट बोले, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये 3 MCQ क्या बनेंगे आपके, मतलब 3 नहीं, सॉरी, इसमें तो 6 MCQ बन सकते हैं। वो पूछेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो आप कहोगे AR ग्रेटर देन AC, या हो सकता है वो ये पूछ ले AR ग्रेटर देन AC बताओ क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, इसका वो न्यूमेरिकल भी दे सकता है, कह देगा AR 10 रुपए है और AC 9 रुपए है, बताओ क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट। वो कह देगा AR भी 10 रुपए है और AC भी 10 रुपए है। वो कह देगा AR 10 रुपए है और AC 11 रुपए है, तो लॉस है। तो बस वो आपसे इसमें खिलवाड़ करेगा, इससे ज्यादा खिलवाड़ नहीं करेगा, वो मेरी गारंटी है। तो आपको बस कितना सोचना है, जितना मतलब इस कागज पर आपको नजर आएगा। हाँ, इसमें कुछ भी सोच लो, या इन शब्दों में वो, हाँ हो सकता है नॉर्मल ना देके वो बोलते सुपर नॉर्मल, तो भी बात वही हो जाएगी। तो क्लियर हो गया प्रॉफिट की कहानियां। तो ये है जी परफेक्ट कंपटीशन का प्रॉफिट। उसके बाद अगला सितारा। हाँ, अभी तो परफेक्ट कंपटीशन ही है भाई, आपको पता है ना कौन से सागर में है अभी तो हम पहले मार्केट के अंदर ही झूल रहे हैं, कहीं परफेक्ट कंपटीशन की बातें चल रही। तो कोई नहीं, क्योंकि परफेक्ट थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिखो इसमें अगले सितारे में, लिखो प्राइस 10 रुपए, एवरेज कॉस्ट 12 रुपए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपए। तो ये मैंने आपको एक एनालिसिस दे रखा है, मतलब ये मैंने मान लो क्वेश्चन सा बना दिया। तो आपका दाम है, प्राइस है 10 रुपए, एवरेज कॉस्ट है 12 रुपए और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 9 रुपए। तो अब आपने ऊपर वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो बताओ फर्म को अभी तीनों में से कौन सा वाला प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन ये पूछता है, अब इसमें क्वेश्चन है, शुड द फर्म कंटिन्यू, शुड द फर्म कंटिन्यू। तो बताओ क्यों। ओके, तो मेरी बिल्ली मुझे से ब्याह ठीक है। तो मुझे तो लगा आप लॉसेस देख के कहोगे कि हाँ बंद कर दो, एक बार गलती है, ठीक, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये है अच्छा डिसीजन मेकिंग। तो बिल्कुल सही, तो आंसर लिख लो इसका, नो नहीं, सॉरी नो नहीं, वो मतलब शुड द फर्म कंटिन्यू, तो यस द फर्म शुड कंटिन्यू, है ना, फर्म को कंटिन्यू करना है। और इसका रीजन आपने बिल्कुल सही दिया, क्योंकि हमारा प्राइस जो है वो अभी भी एबीसी से बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है। तो हमें काम तब तक करते रहना है जब तक प्राइस एबीसी से मतलब बराबर या बड़ा चल रहा है। हाँ, प्राइस अगर या मान लो एबीसी प्राइस से बड़ा हो जाता तो फिर वो शटडाउन का बराबर में हम लिखते शटडाउन पॉइंट है, बराबर मतलब शटडाउन पॉइंट, लेकिन बराबर में भी हम कर लेते हैं काम, क्योंकि ठीक है मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, फायदा भी नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि कंटिन्यू कर लो। तो खैर, तो हमारा प्राइस अभी भी एबीसी से बड़ा है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई फर्म को कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद जी अगला सितारा, अगले सितारे का नाम है लॉन्ग रन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, या ब्रैकेट में लिख लो, इसे बोलते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। अब लंबी अवधि में, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कब होगा ये कह रहा है। तो इसकी बस एक कंडीशन लिखनी है आपको, LMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू प्राइस। LMC की फुल फॉर्म आप बताओ, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और प्राइस तो प्राइस।
तो जब ये तीनों बराबर होते हैं तब हम कहते हैं कि ये लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम को दूसरे नाम से क्या बोल सकता है वो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, है ना। तो इक्विलिब्रियम का लिखना है तो दोबारा लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम का हमेशा मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। तो इसकी अंग्रेजी भी लिख लो नीचे कर्ली ब्रैकेट डाल के, की दैट इज मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी शुड बी टेंजेंट, टेंजेंट को हाईलाइट कर लेना, टू डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के ब्रैकेट में लिख लेना एआर कर्व और ब्रैकेट क्लोज करके दैट इज प्राइस। तो जब एलएसी का मिनिमम पॉइंट टेंजेंट होता है तो वो बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है ना। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, हालांकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं, लेकिन आपको ये थोड़ा बाद में रिवीजन में क्या देखकर याद जल्दी आ जाएगा कि अच्छा ये था तो ये बात थी। तो बताओ परफेक्ट वाले का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप एक कर्व बना लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको आप चाहे प्राइस लिख लो, इसको चाहे आप एआर लिख लो, इसको चाहे आप एमआर कह लो, या इसको चाहे आप डिमांड कर्व कह लो। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन की चालाकियां भी हो सकती है, वो चार अलग अलग नाम दे सकता है किसी भी ऑप्शन में। तो चाहे आप इसे प्राइस कह लो, चाहे एआर कह लो, चाहे एमआर कह लो, चाहे डिमांड कर्व कह लो, है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन वाले का ये एक कांस्टेंट लाइन, चारों बातें। अब आपको एलएसी कर्व बनवाया था कॉस्ट में, है ना, तो वो याद है कैसा बनता था, यू शेप। हाँ, तो ये बना एलएसी यू शेप। तो बस आपको समझ आ गया होगा अब तो एक पॉइंट दिख गया जहां पर वो टेंजेंट हो गया, है ना। वो मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी इज टेंजेंट टू द प्राइस या टेंजेंट टू द डिमांड कर्व। तो बस तो आपको कितने आलू बेचने हैं लॉन्ग रन में, जहां पे ये लेवल आ रहा है, तो क्यू लेवल लॉन्ग रन में ये आपका इक्विलिब्रियम है। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए एलएमसी बना लेते हैं। तो एलएमसी बताओ वो कैसी शेप होती है, एलएमसी यू शेप, और उसकी प्रॉपर्टी वो क्या थी, हाँ, तो एलएमसी जो है वो एलएसी को उसके मिनिमम पॉइंट से कट करेगा, सेम प्रॉपर्टी। फिर एसएसी याद है, एसएसी, एसएसी क्या होता है, एसएसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, उसकी शेप क्या होती है, यू। तो फॉर्मेलिटी के लिए वो भी बना देते हैं एसएसी, तो वो भी यू शेप होता है और वो भी उसी बिंदु पर मिनिमम हो रहा है। और एसएमसी क्या होता है, एसएमसी वो कैसा शेप होता है, जैसा एलएमसी यू शेप है, और उसकी प्रॉपर्टी वो एसएसी को मिनिमम पॉइंट से कट करेगा। तो बस ये भी एक बना लो। तो सर हमारे डायग्राम पर तो खिचड़ी पक गई, बस यही आएंगे। तो खैर कोई बात नहीं, डायग्राम पे खिचड़ी पक गई तो उससे हमें क्या है ना, हमें दिखाना तो है एग्जामिनर को। तो आपको तो बस ये वो याद रखनी है कंडीशन, मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी जहां पर वो टेंजेंट होता है डिमांड कर्व, तो उस लेवल को हम इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। तो इसके नीचे अब हम लिख सकते हैं, तो डायग्राम बनाने का पर्पस ये था, तो लिखो ऑल्सो इस लेवल पर एसएमसी इज इक्वल टू एलएमसी इज इक्वल टू एसएसी इज इक्वल टू एलएसी इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एमआर। तो अब ये लिखवा सकते हैं क्योंकि अब आपको दिख रहा है। तो पहले ये पॉइंट लिखवा देता तो आप शायद बाल नोचते अपने, लेकिन अब आपको दिख रहा है। तो इस क्यू लेवल पर देखो भी सारे बराबर हैं, एलएमसी भी वहीं पर है उस बिंदु पर, एसएसी भी और एलएसी भी, एसएमसी भी, प्राइस भी वो है, एमआर भी वही है, एआर भी लिख देता तो भी वही है। तो इस बिंदु पर सारे बराबर चल रहे हैं क्यू लेवल पर। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसी में, मिनिमा ऑफ एलएसी एंड एसएसी कोइंसाइड। तो ये थोड़ी सी गणित आ गई। तो मिनिमा मतलब मिनिमम पॉइंट समझ लो, और एलएसी और एसएसी तो आपको पता ही है कर्व कौन से कह रहा है वो, और कोइंसाइड का मतलब हो गया बिल्कुल एक के ऊपर एक कह लो, या बिल्कुल एक तरह से एक पॉइंट पर आ गए। तो अब जो एलएसी और एसएसी के मिनिमम पॉइंट्स देखोगे तो दोनों के बिल्कुल वो एक बिंदु पर ही है ना, दोनों के। तो वो भी यू शेप था, मिनिमम पॉइंट वही, एसएसी भी यू शेप था, उसका भी मिनिमम पॉइंट वही। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के ही मिनिमम पॉइंट ये वाले ही हैं बेसिकली। उसके बाद अगली बात पॉइंट ई, पॉइंट ई मार्क कर लो, मतलब इस बिंदु को हम ई कह रहे हैं, इस पॉइंट को आप ई मार्क कर लो। तो पॉइंट ई शोज, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है कई बारी कि बताओ पॉइंट ई क्या शो कर रहा है। तो आप क्या आंसर टिक करोगे, आप आंसर टिक करोगे ऑप्टिमम कॉस्ट। यहां पर लागत बिल्कुल ऑप्टिमम है क्योंकि मिनिमम है ना दोनों का, एसएसी और एलएसी का मिनिमम पॉइंट है, तो ये सबसे कम खर्चा आपका दर्शा रहा है, यानी कि ये ऑप्टिमम कॉस्ट दर्शा रहा है। अगली बात, फर्म प्रोड्यूसिंग क्यू लेवल ऑफ आउटपुट एट ऑप्टिमम कॉस्ट इज कॉल्ड। अगर कोई फर्म क्यू लेवल का आउटपुट बना रही है, मतलब बिल्कुल जो हमारा मेन सटीक लेवल निकला, अगर कोई फर्म वो लेवल का आउटपुट बना रही है, तो उस फर्म को आप क्या कहेंगे, उस फर्म को आप कहेंगे, ऑप्शन में टिक करके आना है आपको, ऑप्टिमम फर्म। तो उस फर्म को हम कहते हैं ऑप्टिमम फर्म, मतलब ये फर्म बिल्कुल ऑप्टिमम है, ये सबसे कम खर्चे में बिल्कुल सही आलू बेच रही है। तो सबसे ऑप्टिमम कॉस्ट पर जो काम करे फर्म, उसे बोल देंगे ऑप्टिमम फर्म।
चलो उसके बाद तो ये आपका हो गया कौन सा सितारा, मतलब ये वाला लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। उसके बाद है अगला सितारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। तो बताओ दोनों टॉपिक में क्या फर्क है? पहला वाला टॉपिक ये किसका था? फर्म्स का, मतलब इसमें तो हम लॉन्ग रन का एक फर्म का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब जो ये टॉपिक है इसका मतलब हम पूरी इंडस्ट्री यानी कि जो ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं उनके लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ लिखेंगे। तो इसमें बस आपको एक बिंदी पहले लिखनी है, व्हेन ऑल द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। जब सारी की सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हों, एंड पर बादल बना लेना बीच में, दूसरी बिंदी नो फर्दर एंट्री और एग्जिट टेक्स प्लेस, और ना कोई आ रहा हो ना कोई जा रहा हो हमारे इंडस्ट्री को छोड़कर। तो जब सारे ही फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं और ना कोई एंटर हो रहा ना कोई एग्जिट हो रहा, तो इंडस्ट्री कहेगी कि भाई हमारा ये इक्विलिब्रियम चल रहा है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो इंडस्ट्री के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में बस आपको मतलब ये बात का ही ऑप्शन मिल जाएगा वैसे तो व्हेन ऑल द फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड नो फर्दर एंट्री और एग्जिट टेक प्लेस। तो बाकी पर रिवीजन करवाने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट की बताओ कंडीशन, AR इज इक्वल टू AC, और मैक्सिमम प्रॉफिट की, तो ये गलत हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट की है MR इज इक्वल टू MC। एबनॉर्मल प्रॉफिट की AR इज ग्रेटर देन AC। तो समझिए क्वेश्चन आपको कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन AR ग्रेटर देन AC, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन MR इज इक्वल टू MC, है ना। तो आपको बस वो एग्जैक्ट याद रखनी है टर्म्स। चलो उसके बाद जो है अच्छा कुछ हाँ, तो इस वाले हमें डायग्राम का रेफरेंस यूज करना है, तो इसको आप एक नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो फिगर 1A। जो आखिरी बात है वो इस डायग्राम के रेफरेंस का यूज हो रहा है, तो इस वाले फिगर का हमें कुछ रेफरेंस यूज करना है, तो उसका आप नाम दे दो कि यूजिंग फिगर 1A रेफरेंस, या अगर मन करे तो चाहे दोबारा बना लो, आपके ऊपर है। तो यूजिंग फिगर 1A रेफरेंस, ठीक है। तो इस फिगर के रेफरेंस से हमें कुछ बातें लिखनी है, और इस पे पहले ही लिख लो 100%, और इसमें लिख लो भाई एज इट इज रट्टा। इसमें ना तो आप 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, मतलब ना एक शब्द एक्स्ट्रा रटना आपको, ना बुद्धि लगानी, मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो मैं यहां दूंगा लिख के वो एज इट इज रट लेना या फर्रा बना के ले जाना। ये 4 एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट ऑप्शन हमको टिक करने, तो वो क्या है, वो 4 बातें लिखनी है हमको। चलो तो लिखो नंबर 1 पॉइंट E डिनोट्स, तो इसे आप अंडरलाइन कर लो, पॉइंट E डिनोट्स। तो आप मुझे बताओगे ट्रू या फॉल्स, ठीक है। पॉइंट E पे डायग्राम पे चेक करके बताओ कि क्या MC और AR बराबर हैं। बताओ पॉइंट E पर क्या MC और AR बराबर हैं। MC मतलब शॉर्ट रन वाला ले लो चाहे, SMC, और AR बराबर हैं। तो जब पॉइंट E पर MC और AR बराबर होते हैं तो इसका मतलब लिख लो, इसे कहते हैं, या इसका इंटरप्रिटेशन लिख लो कि कंज्यूमर पेज मिनिमम प्राइस। तो आपको ये रटना है, ये अंग्रेजी देखते ही आप आंख मीच के कौन सा कंडीशन या कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, MC इज इक्वल टू MR। बस तो आपको ये याद रखना है कि कंज्यूमर पेज मिनिमम प्राइस। B, अब दूसरा ट्रू फॉल्स बताओ, क्या E पॉइंट पर MC इज इक्वल टू AC है। बताओ E पॉइंट पर MC और AC बराबर हैं, बराबर हैं। तो ये क्या डिनोट कर रहा है वो लिखना है, प्लांट्स आर यूज्ड एट फुल कैपेसिटी, दैट इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो फिर से इस पे पूरे पे आर बना लेते हैं। तो आपको ये पूरा वर्ड बाय वर्ड याद रखना है। इसका मतलब है कि जो प्लांट्स हैं वो फुल क्षमता पर काम कर रहे हैं इस समय, और हमारा बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि एक मशीन खाली पड़ी है, तो अगर मेरे पास 20 मशीनें हैं तो 20 की 20 बिल्कुल पूरी क्षमता पर इस समय काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नो वेस्टेज। उसके बाद बताओ अगला C, क्या AC और AR बराबर हैं उस पॉइंट पर, है AC और AR बराबर हैं उस पॉइंट पर। तो ये आप बताओगे क्योंकि आप चालू हो चुके हो, बिल्कुल सही। तो ये किसकी कंडीशन हमने पहले लिखी थी, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये डिनोट कर रहा है, ये आप जानते हो तो दोबारा से लिख लो, ये डिनोट कर रहा है कि फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपने कंडीशन पहले भी लिख रखी है, तो फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। और उसके बाद जी लास्ट D, लास्ट आपको बताना है डायग्राम पर चेक करके कि क्या MC इज इक्वल टू MR है उस पॉइंट पर, है, बराबर है। तो ये भी आपको बताना है। इसका मतलब क्या था, MC और MR बराबर होने का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है फर्म अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ही मैक्सिमम हो, है ना भाई, ऐसा हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये E पॉइंट जो है ये 4 बातें डिनोट कर रहा है बेसिकली, जो हमने लिखे, जो आपको लर्न करना है।
तो ये है पूरी किस्सा कहानी किसका, परफेक्ट कंपटीशन का।